कर इस वक्त सरगर्मियां तेज हो चली हैं। जहां बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में लगातार जुटी हुई है। आपको बता दें कि 3 सीटों पर होने वाले आगामी चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है और बीजेपी की प्रदेश इकाई ने संभावित उम्मीदवारों के नामों का पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है। चर्चाएं यह है कि इस पैनल में समाज के सभी वर्गों को और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है, जिसमें कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने एक पैनल बनाकर केंद्रीय लीडरशिप को मुहर लगाने के लिए भेजा है। इस पैनल में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया हैं, अखंड प्रताप सिंह हैं, जीएस डामोर हैं, महिला कोटे से पूर्व मंत्री रंजना बघेल का नाम है, दीनदयाल शोध संस्थान के अध्यक्ष अभय महाजन का नाम है, झाबुआ के जनजातीय क्षेत्र में जंग का काम संभालने वाले महेश शर्मा हैं, वर्तमान राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी हैं, जीएस डामोर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य के नाम भेजे गए हैं। जबकि दूसरी ओर कांग्रेस में भी हलचल है। हालांकि विपक्ष में हलचल इस समय ऐसे नाम के चुनाव की है जिसके नाम पर क्रॉस वोटिंग का डर खत्म हो जाए। फिलहाल चर्चा है कि पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय के नाम पर हलचल कांग्रेस में तेज है, लेकिन आलम ऐसा है कि जैसे मशहूर कहावत है, एक अनार और 100 बीमार। तो क्या बीजेपी सामाजिक समीकरणों के सारे जीत की मजबूत बिसात बिछा रही है? क्या कांग्रेस एक चेहरे पर सहमति बना पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राज्यसभा चुनाव सिर्फ संख्या का खेल है या 28 की राजनीतिक रणनीति की शुरुआत है? इन्हीं तमाम सवालों पर होगी आज की बहस भी, लेकिन ये जानकारी महत्वपूर्ण है किस तरीके से राज्यसभा चुनाव जो है वो क्या सेमीफाइनल है 28 का। फिलहाल उससे पहले कुछ जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए। एमपी में राज्यसभा का जो बिगुल बजा है उसको लेकर बीजेपी के पास 2 तो कांग्रेस के पास 1 सीट है, ये जानकारी है। बीजेपी से केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जो है वो सांसद हैं राज्यसभा के। कांग्रेस की 1 सीट पर दिग्विजय सिंह सांसद हैं। यानी कि जो 3 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं उन पे कौन कौन है वो आपको बता रहे हैं। 1 जून को चुनाव की जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगी। खबर ये कि नामांकन जमा करने की जो आखिरी तारीख है वो 8 जून है। बता दें आपको, इसके अलावा 18 जून को मतदान है, मतगणना और परिणाम घोषित होंगे। इसके अलावा तैयारियां लगातार हो रही हैं मध्य प्रदेश में होने वाले इस चुनावों को लेकर, जहां पर कांग्रेस की भी पूरी कोशिश है कि कम से कम 1 सीट तो बचाकर रखें अपनी। वही बीजेपी भी इस कोशिश में कि जो उनकी सीटें अब वर्तमान में हैं कि उनको बचाकर रखा जाए ताकि वो गवे ना। हालांकि अमूमन ये देखा ही जाता है राज्यसभा चुनावों में अधिकतर, क्योंकि विधायकों को जो है वो वोट करने होते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव ये होते हैं राज्यसभा के। ऐसे में कमोबेश देखने को यही मिलता है कि जिसकी सरकार होती है, जिनके ज़्यादा विधायक होते हैं उनके पास ही ये सीट जाती है। लेकिन कांग्रेस के पास मौका होगा, लेकिन इस मौके को कैसे कांग्रेस पार्टी भुना पाएगी उसमें, क्योंकि एक कश्मकश ये भी कांग्रेस पार्टी के लिए है कि एक चेहरे पर सहमति बना पाना, क्योंकि क्रॉस वोटिंग का डर भी कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं है। ऐसे में एक ऐसे चेहरे पर सहमति बने सभी की जिसको सभी चाहते हों, जिसको सभी वोट दे कांग्रेस के विधायक, इसी को लेकर ये इस वक्त क्या चुनौती है कांग्रेस पार्टी के लिए? इस पर हम पूछेंगे सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से भी, और साथ ही साथ कांग्रेस के अलावा बीजेपी किस तरीके से किन किन समीकरणों को साध रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से देखिए सामाजिक समीकरणों के सहारे क्या जीत की मजबूत बिसात बिछ रही है, ये कांग्रेस पार्टी की ओर से कोशिश हो रही है। बीजेपी संगठन और सत्ता में संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी बहस के, और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। जहां पर बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रही हैं, महेश शर्मा है, बहुत स्वागत है आपका महेश जी। अंबिका शर्मा है जो कि कांग्रेस नेता है, बहुत स्वागत है आपका अंबिका जी। दिनेश शुक्ला है, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत है आपका दिनेश जी। शुरुआत में करूंगी दिनेश जी आप ही के साथ। राज्यसभा चुनाव मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 11 सीटें हैं, लेकिन फिलहाल वर्तमान में 3 सीटों पर ही चुनाव है। किस तरीके से इस बार के चुनाव को आप देख पा रहे हैं? पलड़ा किसका भारी आपको लग रहा है? क्या जानकारी इस बारे में आप समझते हैं? ये देखिए, पल्ला तो बीजेपी का भारी दिख रहा है, सत्ताधारी दल है, और यहाँ से 2 जो उम्मीदवार चुन के जाने हैं वो बीजेपी के खाते में आते हैं, 1 उम्मीदवार कांग्रेस के खाते में आता है। बात
जो राजनीतिक हलकों में चल रही है वो ये है कि एक जो कांग्रेस की सीट है उस पर क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, उसको लेकर कांग्रेस के जो नेता है पसोपेश में और ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहते हैं जो इस पूरे समीकरण को जमाते हुए वो सीट निकाल पाए। और चूंकि कांग्रेस के खाते की सीट है तो निकालना भी चाहिए। बड़े नाम के तौर पर कमलनाथ का नाम आ रहा है, अभी उनको राज्यसभा अगर भेजते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़ा पोर्टफोलियो, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। और इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह जो कमलनाथ को राज्यसभा भेजने की हो सकती है कांग्रेस की तरफ से, वो है 24 अक्बर रोड। 24 अक्बर रोड जो है वो कांग्रेस का अधिकृत कार्यालय, सरकारी बंगला रहा करता था कभी, अब वो खाली कराने के लिए सत्ताधारी दल के जो नेता है वो लगे हुए थे। और उनमें से कुछ नेताओं ने सुझाव दिया है कि अगर मध्य प्रदेश से कमलनाथ जैसे कद्दावर और बड़े नेता को अगर लेके आते हैं तो वो 24 अक्बर रोड जो कांग्रेस का कार्यालय हमेशा से रहा है, एक माइलस्टोन है कांग्रेस के लिए, वो बच जाएगा। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ को भेजना चाहिए राज्यसभा कांग्रेस को मध्य प्रदेश से। रही बीजेपी की बात, तो बीजेपी के 2 उम्मीदवार राज्यसभा जाने हैं, उनमें सबसे जो आगे नाम चल रहा है इस समय वो कैलाश विजयवर्गीय जी का है। वो विधायक है इंदौर से, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि राजनीतिक समीकरण ये कहते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय को राज्यसभा भेजकर केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। और जो एक अभी मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, और हाल ही में उन्होंने मोदी जी के ऊपर किताब लिखी है और बहुत ही चर्चा में है वो किताब, तो उनको शायद दूसरी जगह भेजने का, उपराष्ट्रपति बनाने का या किसी और पद पर भेजने का पार्टी निर्णय ले सकती है अगर कैलाश जी को राज्यसभा भेजते हैं। दूसरे सीट पर चूंकि सुमेर सिंह सोलंकी थे, आदिवासी क्षेत्र से आते थे, तो मुझे लगता है कि रंजना बघेल जो है मंत्री रही हैं, उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा जी, अरविंद भदौरिया जी और संघ से अभय महाजन जी, महेश शर्मा जी, इनका भी नाम चल रहा है जी। और खुद कैलाश विजयवर्गीय ने तो राज्य मंत्रिमंडल से मुक्त होकर केंद्रीय राजनीति में एंट्री लेने की इच्छा जाहिर भी की है, लेकिन ये इच्छा पूरी कैसे होती है, क्या हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। महेश शर्मा जी, आप बताइए, बीजेपी क्योंकि देखिए जब भी चुनाव होते हैं, बीजेपी विधानसभा के हों, लोकसभा के हों या फिर राज्यसभा के ही क्यों ना हो, जो उम्मीदवार हैं उनके नाम सबसे पहले जो है वो आगे कर देती है। लेकिन इस बार इतनी देरी क्यों? 1 जून को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, लेकिन अभी तक नामों पर क्या कोई कंफ्यूजन बनी हुई है या फिर क्या सोच रही है बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी की चयन की एक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश नेतृत्व नाम तय करता है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजता है और उसके बाद राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व तय करके किस कार्यकर्ता को कहाँ क्या जवाबदारी देनी है, निश्चित रूप से जवाबदारी को सौंपने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा के अनुसार आप ये मान के चलें कि जो नियत तारीख है उसके पूर्व आपके समक्ष हमारे योग्य और सक्षम जो उम्मीदवार हैं उनके नाम सामने होंगे। दिक्कत तो कांग्रेस के सामने है कि कांग्रेस पार्टी कहाँ क्या कर रही है। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, अजय सिंह जी, आपस में जो सिरफुटबल चल रहा है वो जनता देख रही है। हम ये भलीभांति जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी बिल्कुल आम बात है। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से चुनाव कार्यक्रम के अनुसार अपने प्रत्याशी घोषित कर देगी। चलिए ठीक है, देखने वाली बात है कि कब ये होता है। लेकिन अंबिका शर्मा जी जो बात कह रहे हैं महेश जी की, जो कंफ्यूजन है या फिर एक नाम पर सहमति है वो कांग्रेस में नहीं बन पा रही, क्या ये सच है? मानेंगे? देखिए साक्षी जी, हमारी कांग्रेस एकजुट है। जो तीसरी सीट के लिए आवश्यक विधायकों की संख्या होती है उससे लगभग 5-6 विधायक हमारे ज्यादा है। सारे के सारे विधायक एक मत होकर, एकजुट होकर कांग्रेस का जो प्रत्याशी तय होगा इसके पक्ष में मतदान करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है वो निराधार है। इसके पीछे इनका क्या लॉजिक है? हाँ, लेकिन हम ये मानते हैं कि कहीं ऑपरेशन लोटस की सेकंड फेज की तैयारी तो नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पूरी तरह से सावधान है, सजग है। जब सत्ता के व्यापारी
बिल्कुल घूम रहे हों और लोकतंत्र के लुटेरे जब बिल्कुल आसपास ही हों, तो कांग्रेस के पास बड़ा कड़ा अनुभव है, कटु अनुभव है। ऐसी स्थिति में हमारी लीडरशिप पूरी तरह से चौकस है और हमारे सारे के सारे विधायक एकजुट हैं और तीसरी सीट हम आसानी से जीत जाएंगे। और इनकी जो कॉन्स्पायरेसी चल रही है, षड्यंत्र चल रहा है, जिस प्रकार से विधायकों को ये एजेंसियों के माध्यम डरने और धमकाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, ये लोग जो प्रयोग करते हैं और असंवैधानिक तरीकों का, अलोकतांत्रिक क्रियाओं का, जो भी माने ये इन चुनावों में इस प्रकार से अप्लाई करते हैं। अब की बार राज्यसभा के चुनाव में कुछ होने वाला है नहीं। इनको अपने घर की चिंता करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इनके यहाँ विस्फोट हो जाए, क्योंकि सारी लीडरशिप, सारे के सारे सीनियर लीडर माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से माने असहमत हैं। वो उनकी लीडरशिप को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मंत्री उनसे सीनियर बैठे हुए हैं, तो पर्ची के साथ मुख्यमंत्री बनकर आए हैं और कई सीनियर विधायकों, 9 वार्ड के विधायकों को इन्होंने मंत्री नहीं बनाया है। तो इस वजह से बिल्कुल कहीं ज्वालामुखी ना फूट जाए, इनको अपनी चिंता करना चाहिए। हम बड़ी आसानी से तीसरी सीट जीत लेंगे, इनको कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, हम सजग जरूर हैं, क्योंकि ये लोग हर प्रकार के अनैतिक तरीके प्रयोग मिला सकते हैं। जैसे हमारी निर्मला सप्रे है, कांग्रेस की विधायक थी, कांग्रेस के टिकट पर जीती, पब्लिक ने कांग्रेस के सिंबल को वोट दिया, कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास व्यक्त किया, लेकिन आज उनके खेमे में है। और शर्मनाक बात तो ये है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय जी उसको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देते हुए देखेंगे और इसके बावजूद भी यह संज्ञान में नहीं लेंगे कि अब यह सदस्यता के योग्य है नहीं। अभी तक इन्होंने उसको सदस्यता से हटाया नहीं है, तो ये लोग कैसे भी सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी निम्न स्तर पर जा सकते हैं। लेकिन रहा सवाल राज्यसभा के चुनाव का, तो हम पूरी तरह से आपको आश्वस्त कर रहे हैं, सर्वसम्मति का हमारा कोई प्रत्याशी आएगा जो बड़ा संतुलित होगा, सर्वमान्य होगा और पूरी तरह से सबको स्वीकार होगा। और आप देखिएगा 18 जून को वो व्यक्ति बड़े शानदार तरीके से हमारे प्रत्याशी जीतेगा। इनको भारतीय जनता पार्टी को हमारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपना घर देखें। लेकिन अंबिका जी, अभी आपने ऑपरेशन लोटस की बात करी, जब आप तमाम बातें कह रहे हैं तो ये भी होना चाहिए ना कि आपको अपने विधायकों पर विश्वास होना चाहिए। अगर वो कोशिश करेंगे तो ऐसा भी क्यों कि आपके विधायक जो हैं वो उस कोशिश में कामयाब हो जाए, कि वो अपनी कोशिश में कामयाब हो जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको विश्वास तो होगा ना अपने विधायकों पर। साक्षी जी, चुनाव में एक गलत हथकंडे अपनाने के लोग आदी हैं, इसलिए मैंने ये कहा कि हाँ, हम लोग सजगता के साथ, सावधानी के साथ इस पर नजर रखे हुए हैं कि कोई गड़बड़ी ये लोग ना करने पाए, कोई इस प्रकार का तरीका ये लोग अपनाने पाए जिससे इनका जो एक हिडन एजेंडा है कि हम तीसरी सीट पर भी काबिज हो जाएं, और उसके लिए हम पूरी तरह सावधानी रखे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे विधायकों में कोई माने विधायक कृतिबद्ध नहीं है या कोई हमारे यहाँ ऐसी कोई बात है। हमारे विधायक, सभी विधायक एकजुट होकर पूरी तरह से जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में आस्था रखते हुए, राहुल गांधी जी की नीतियों में विश्वास रखते हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे के मार्गदर्शन में काम करते हुए पूरी प्रतिबद्धता के साथ पार्टी के साथ हैं। जिनको जाना था वो चले गए, लेकिन अपने घर की सुरक्षा बहुत आवश्यक है कि नहीं है, हर व्यक्ति को होती है। और जब सत्ता के लुटेरे घूम रहे हो, लोकतंत्र के लुटेरे घूम रहे हो, तब तो और ज्यादा सजगता की आवश्यकता है। और ऑपरेशन लोटस हमने देख लिया, ये लोग निश्चित रूप से दूसरा ऑपरेशन लोटस करने की तैयारी में होंगे ही, क्योंकि सत्ता की प्राप्ति के लिए ये लोग किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। साक्षी जी, ये अटल और आडवाणी का युग नहीं है, ना उनकी विचारधारा वाली पार्टी है। अटल जी तो ये कहते थे कि जोड़ तोड़ से माने जो सत्ता हमारे सामने आएगी उसको हम चिमटे से भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। लेकिन ये लोग आज अगर माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार होती और एक वोट से सरकार जा रही होती, तो वो प्लेन का ही पता नहीं होता, वो प्लेन ही उड़ान करके नहीं आ पाता। 4-6 सांसदों को तो ऐसे ही लापता कर देते ये लोग।
वो युग खत्म हो गया अटल जी आडवाणी का। ये लोग किसी भी स्तर पर उतर सकते हैं, लेकिन इनके मंसूबे बिल्कुल पूरे नहीं होंगे। हम लोग जो मैजिक नंबर है उससे बहुत आगे हैं। 5-6 विधायक हमारे और ज्यादा हैं। बस ठीक है। इनको अपना घर संभालना चाहिए, ऐसा ना हो कि तब तक कोई एक तीसरा और व्यक्ति खड़ा हो जाए, चौथा व्यक्ति खड़ा हो जाए और इनके यहाँ ही बिखरा हो जाए। तो अपना घर संभालना चाहिए। ठीक है, महेश जी जवाब दीजिए, फिर मुझे दिनेश जी के पास भी जाना है। साक्षी जी, जिस प्रकार से कांग्रेस का इतिहास रहा है, कांग्रेस ने केवल लोकतंत्र लूटने का, मतपेटियां लूटने का काम किया है। आज हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम ये लोग कर रहे हैं। झूठ बोलना और इसी प्रकार से भ्रम फैलाना, ये कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस पार्टी लगातार पराजय जो हो रही है, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, इस पराजय को कहीं ना कहीं पचा नहीं पा रही है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहते हैं, हमारा राजनीतिक भाषा का उपयोग करते हैं। राहुल गांधी जी जिस प्रकार से हताश हैं, कांग्रेस पार्टी हताश है, कांग्रेस पार्टी निराश है, और कांग्रेस पार्टी का अनुशासन, खैर अनुशासन शब्द का तो कांग्रेस को मतलब भी नहीं पता, क्योंकि अनुशासन कांग्रेस में तार तार हुआ बना रहता है। कांग्रेस का और अनुशासन का कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए अपने विधायकों की जासूसी कराने का काम ये कर रहे हैं और ऑपरेशन लोटस जैसे विषयों की हॉर्स ट्रेडिंग की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी पे लगाने का काम करते हैं। लोकतंत्र में खुली लूट इन्होंने की है लंबे समय तक। जब तक ये सरकारों में रहे हैं, इन्होंने मतपेटियां मतदान केंद्र से लूटने का काम तक किया है। ये आज हम पे आरोप लगाने का काम करते हैं, अपने विधायकों पे, अपने कार्यकर्ताओं पे। अगर अनुशासन का पाठ पढ़ाया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती कि उनकी जासूसी आपको करनी पड़ती। कांग्रेस पार्टी जिसे ये कह रही है कि हम सावधानी बरत रहे हैं, वो सावधानी केवल इसलिए है क्योंकि आपके अंदर उहापोह है, उठापटक है, अंतर विरोध है, अंतर कला है। कौन क्या करेगा, किस प्रकार, कौन किसके गुट में क्या वोट डालेगा, ये जो उठापटक का कारण है कि कांग्रेस आज इस दौर में है कि इसे अपने ही लोगों पे विश्वास खत्म हो चुका है। इसलिए कांग्रेस ऐसी अनर्गल बात करने के अतिरिक्त और कोई काम करती नहीं है। ठीक है दिनेश जी, 230 सीट हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में, लेकिन संख्या बल के हिसाब से आप कैसे देख रहे हैं? बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उनकी रणनीति कैसी होनी चाहिए? देखिए, बीजेपी की 164 सीटें हैं, कांग्रेस की 64 सीटें हैं, भारत आदिवासी पार्टी की 1 सीट है और 1 रिक्त है। हम बात करें विजयपुर विधानसभा की, मुकेश मल्होत्रा वोट नहीं डाल पाएंगे। और जो बीजेपी के 2 सीटें में वोट डालने के बाद 48 जो है विधायक बचते हैं, जो 48 वोट बचते विधायक बचेंगे जो वोट डाल सकेंगे। कांग्रेस के 63 वोट होंगे मुकेश मल्होत्रा के बाद। तो 8 अगर जो विधायक है कांग्रेस के अनुपस्थित रहते हैं तो पल्ला जो है बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है। और 54 वोट हो जाएंगे अगर 8 लोग अनुपस्थित होते हैं कांग्रेस के, और 1 वोट और उनको क्रॉस वोटिंग करानी पड़ेगी। हरियाणा में देखने को मिला था कि जिस तरह से हुआ, तो ये अब बीजेपी पुरानी पार्टी नहीं रही है, नई पार्टी है, नए नेताओं के साथ चल रही है। वो अटल आडवाणी का जी बात चल रही थी, अभी शर्मा जी कह रहे थे अटल आडवाणी का युग चला गया है, अभी मोदी शाह का युग चल रहा है पार्टी में। और अब नए जो अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन जी, उनका युग अब आया है। तो किस तरह से सत्ता में अपनी धमक बनाई जाए, इसके लिए राजनीतिक पार्टियां लड़ाई करती हैं और मुझे लगता है कि करना भी चाहिए। तो अगर बीजेपी ये प्रयास करती है कि वो तीनों सीट जीत के आए, तो ये कांग्रेस को सोचना चाहिए कि अपने विधायकों को किस तरह से संभाले और ऐसे किस नेता को मैदान में उतारा जाए जिसके पक्ष में, जिसके झंडे के तले सभी लोग आने के लिए तैयार हों। तो एक ही नाम नजर आता है जिसके झंडे के तले सब लोग आ सकते हैं, वो है कमलनाथ। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी हालांकि राज्यसभा जाने से पहले ही इनकार कर चुके हैं, उनका कहना किसी और को भेजा जाए, लेकिन अंतिम समय में क्या स्थिति बनेगी, क्या परिस्थितियां बनेगी, ये तो देखने वाली स्थिति होगी कि एक बार फिर से क्या पता दिग्विजय सिंह जी को रिपीट किया जाए या कमलनाथ जी को दिया जाए। लेकिन ये साफ है कि बीजेपी 2 सीटों पर अपने राज्यसभा सांसद भेजेगी। कांग्रेस 1 सीट के लिए अभी भी संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। क्या ऐसा है अंबिका जी, 1 सीट के लिए कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है, और जो बात कही उन्होंने कि एक नाम पर सहमति बन पाना मुश्किल लग रहा है, ऐसा है?
देखिए साक्षी जी, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि जो भी प्रत्याशी आएगा सर्वसम्मति से आएगा, एक राय होकर कांग्रेस पार्टी तय करेगी उसका नाम। कोई थोपा हुआ प्रत्याशी नहीं आएगा। असंतोष होने की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल हमारे आदरणीय कमलनाथ जी, विजय सिंह जी, वरिष्ठ नेतृत्व सबकी सहमति से सर्वमान सर्व स्वीकार प्रत्याशी आपको देखने को मिलेगा। एक ऐसा संतुलित व्यक्ति आएगा। हम लोग देखो समावेशी विचारधारा के लोग हैं और हम लोग हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, ना हम जात पात की बात करते हैं। हम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में, लोकतांत्रिक मर्यादाओं में, लोकतांत्रिक नियमों में, लोकतांत्रिक परंपराओं में पूरा विश्वास रखने वाले लोग हैं साक्षी जी। हमने इतना ठीक है। भर निवेदन आपसे जरूर किया था कि जिस प्रकार से ये ठीक है लोग अंबिका जी, अनैतिक तरीकों जो का बातें प्रयोग आप करते कह हैं। रहे हैं, देखने वाली बात होगी कांग्रेस पार्टी कितनी जल्दी उस नाम पर मुहर लगा देती है, नाम पब्लिक कर देती है, क्योंकि वक्त इतने की अनुमति देता है। दिनेश जी, अंबिका जी, महेश जी, बहुत धन्यवाद आप तीनों का। आप सभी जुड़ी और बड़ी बहस को आप सभी ने सार्थक बनाया है। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहें इंडिया न्यूज।